Okay, so in this unit we have completed this much part, right? We also read about free consent. हमने introduction पढ़ा था free consent का, right? If you remember. Today we'll start with this part, lawful object and consideration, and what is unlawful object and consideration. ठीक है? Monday को we'll start with coercion and फिर because I need continuity in this. ठीक है? तो आज ये जो easy part है वो हम complete करते हैं, lawful object and consideration. Come to the topic. Okay. Lawful object and consideration, and यहाँ पर हमें पढ़ना है what is unlawful. ठीक है? Now if you remember, I told you what is the meaning of the word object. Object का आपने मतलब लिखा होगा purpose, right? Purpose oblique intention, है ना? कि हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हमारा पर्पस क्या है वो ट्रांजैक्शन करने का. सो जो पर्पस होना चाहिए दैट शुड बी व्हाट, द पर्पस शुड बी लॉफुल. ओके, लेट अस रीड व्हाट इज गिवन. ओके, ऑब्जेक्ट मींस देखो लिखा हुआ है पर्पस और डिजाइन. ओके, इसको हाईलाइट कर लो, जस्ट अंडरलाइन द वर्ड पर्पस. आगे क्या लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that for a valid contract to come into existence its purpose should be lawful. कि अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसका पर्पस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कंसिडरेशन. अच्छा, कंसिडरेशन हमने ऑलरेडी यूनिट 2 में पढ़ा है क्या. व्हाट डज कंसिडरेशन मीन, क्विड प्रो क्यो, और क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न. करेक्ट. ओके, इसमें क्या लिखा है, कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल एंड लीगल और लॉफुल. ठीक है, सेम बात है. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 10 रिक्वायर्स दैट बोथ ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल इन ऑर्डर टू बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फेलिंग विच बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट. मतलब क्या, अच्छा अगर ऐसा है क्या कि अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हुआ तो भी चलेगा, नहीं, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट प्लस कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए. It is plus, it is not or. Getting me? It is object as well as consideration. It does not say object or consideration should be lawful. तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए. ठीक है. फेलिंग विच, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फेलिंग विच, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज अनलॉफुल होती है तो क्या बन जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो, फेलिंग विच बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट. फेलिंग विच बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट. ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज अनलॉफुल होती है तो इट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट, नॉट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. अब लॉफुल क्या है ये तो हमने देख लिया है, अब देखते हैं अनलॉफुल क्या है. नाउ इफ यू सी, अनलॉफुल में यू हैव सम 6 टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स जो अनलॉफुल हैं. ठीक है, जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं 6 टाइप्स, दीज ऑल आर व्हाट, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स. ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट देखो, इन एन अग्रीमेंट बोथ the object and the consideration is not lawful, then agreement becomes a void. ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी चीज अनलॉफुल होती है तो वो void बन जाएगी. ठीक है. ओके, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, an agreement which is forbidden by law. पहले बिफोर रीडिंग द कंटेंट लेट अस रीड द एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड. ओके, देखो, A granted a loan to B who is the father of the minor to celebrate minor's marriage. मतलब क्या, मैंने आपको लोन दिया, और वो मैंने आपको लोन क्यों दिया, सो दैट आप अपनी बेटी की शादी करवा सको, और आपकी बेटी कौन है, शी इज अ माइनर.
ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पता था कि मैं आपको लोन क्यों दे रही हूँ, आई न्यू द इंटेंशन। ठीक है, क्या लिखा है, ए ग्रांटेड द लोन टू बी टू सेलिब्रेट माइनर्स मैरिज। Mr. A could not recover the money advanced as agreement was void due to illegal object. That is illegal object. Object मतलब क्या, पर्पस। यहाँ पर लोन का पर्पस क्या था, सेलिब्रेटिंग माइनर्स मैरिज। तो अगर सपोज मान लो यहाँ पर A और B ये दोनों अग्रीमेंट बनाते हैं कि मैं तुझे इतना लोन दे रहा हूं और ये लोन मैं क्यों दे रहा हूं, सो दैट यू कैन सेलिब्रेट योर डॉटर्स मैरिज। ठीक है, पॉइंट ये है कि क्या ऐसा कोई अग्रीमेंट बन सकता है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट क्या था, माइनर की मैरिज सेलिब्रेट करना, दिस इज एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स अ वॉइड अग्रीमेंट। ठीक है, अब कम टू द सब पॉइंट, क्या लिखा है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। यहाँ पर लॉ ने हमको बोला है कि माइनर की शादी आप नहीं कर सकते हो, राइट, हमने लॉ बहुत बार पढ़ा है, माइनर इज एन इनकम्पिटेंट पर्सन एंड ही कैन नॉट मैरी। ठीक है, तो अगर आप वही चीज एग्जैक्टली कर रहे हो जो लॉ ने आपको मना की है, तो ऑब्वियसली व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है और आप एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हो। ठीक है, रीड द कंटेंट। If the object or consideration of an agreement is of doing an act which is forbidden by law, act मतलब क्या, यहाँ पर हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं, माइनर की शादी करवाना, right, this itself is forbidden by law, the agreement is void. An act which is forbidden when it is punishable by the criminal law of the country or when it is prohibited by special legislation under the powers derived from the legislature. ठीक है, थोड़ा आपको एडिशनल दिया है कि ये जो एक्ट है दिस इज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये मैंने आपको क्या अज्यूम करवाया कि यहाँ पर जो ए है ही नोज द पर्पस, इसको पता था कि मैं इसको लोन क्यों दे रहा हूं बी को, टू सेलिब्रेट माइनर्स मैरिज। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या पढ़ा, दैट ही कुड नॉट रिकवर द मनी। तो चलो आई विल जस्ट ड्राफ्ट अ प्रॉपर एग्जाम्पल, ध्यान देना, यहाँ पर ये केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। ओके, अब मैंने आपको कहा है यहाँ पर ए ने बी को लोन दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ लोन का ऑब्जेक्ट क्या था, सेलिब्रेटिंग माइनर्स मैरिज, करेक्ट, दिस वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द लोन। यहाँ पर ए ने सपोज बी को 1 लाख रुपीज दिए थे। ठीक है, मैंने आपको अज्यूम क्या करवाया है, दिस इज केस 1, दैट ए नोज इट, ए knows the purpose, है ना, ए को पता था, क्या पता था, कि मैं इसको जो 1 लाख दे रहा हूं, ये 1 लाख कहाँ इन्वेस्ट करेगा और कहाँ डिप्लॉय करेगा, इन सेलिब्रेटिंग द माइनर्स मैरिज। ठीक है, अब इसके बाद हुआ क्या, ये इसने लोन तो दे दिया इसको, फिर बी इसको रीपे नहीं कर रहा है, बी इसको रीपे नहीं कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन ए टेक बी टू द कोर्ट and file a suit? Obviously not, कैसे कर पाएगा। ठीक है, राइट, इट्स अ नो। ओके, अब मैं स्लाइटली फैक्ट्स चेंज कर रही हूं एंड देन सी इफ योर आंसर चेंजेस। I'll write here does not know the purpose, तो इसने इसको 1 लाख दे दिया, अब बी इसको रीपे नहीं कर रहा है, तो अब बताओ, कैन ए टेक बी टू कोर्ट, यस और नो, इसमें भी आंसर नो ही है, ही कैन नॉट टेक हिम टू द कोर्ट, नो ही कैन नॉट। ठीक है, मान लो अब इसके अंदर भी 2 कैटेगरीज है, सुन लो, इफ ए हैज रीजनेबल एविडेंस, अगर वो कोर्ट में जाके प्रूव कर सकता है कि मुझे सच में पर्पस नहीं पता था, तो इसमें एक ही गलती है क्या, देखा जाए तो ए प्रूफ कर लेता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि इसको क्यों पैसे चाहिए थे। सो इफ ही कैन प्रूफ, if he can give a proof in the court that I actually and genuinely wasn't aware कि ये बी ने मुझसे पैसे क्यों लिए, so can he take him to the court? if he can prove, इसके पास अगर witnesses हैं, एविडेंसेस हैं, तो क्या इसको ले जा सकता है, उस केस में आंसर आता है यस। बट मेजरली अगर आपके पास कोई प्रूफ, एविडेंस या विटनेस नहीं है, तो ये भी वॉइड ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछती हूँ कि इफ ही डज नॉट नो द पर्पस,
तो आप डायरेक्टली यस मत लिखना, उसमें आपको कैटेगरीज बनानी है। इफ वी कैन गिव अ प्रूफ टू द कोर्ट, ये खैर इतना आता नहीं है डिटेल में, बट मैं आपको जस्ट एडिशनल नॉलेज दे रही हूँ। इफ वी कैन प्रूव इन द कोर्ट दैट यस आई वाजंट अवेयर and I was genuinely not, I did not have the knowledge that why is he asking me for 1 lakh, या अगर वो ये प्रूफ कर ले कि भाई मुझे ना बी ने कहा था कि इसको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसलिए इसने मुझसे 1 लाख ले लिए, ठीक है, मुझे बी ने पर्पस ही अलग बताया, मुझे बी ने ये नहीं बताया कि उसको माइनर की शादी करवानी है। व्हाट बी टोल्ड मी दैट ही नीड्स 1 लाख रुपीज टू स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस, इसलिए मैंने उसको 1 लाख दिया था, ठीक है। या अगर इनके पास कोई अग्रीमेंट है, जो अग्रीमेंट जो ये कहता है, तो मैं वही कह रही हूँ, अगर एक कोर्ट में प्रूफ कर सकता है कि मुझे जेन्युइनली पता नहीं था इसका इंटेंशन या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देन he can take him to the court, else he cannot। अगर प्रूफ नहीं है, विटनेस नहीं, देखो सी कोर्ट वर्क्स ऑन विटनेस बेसिस या विटनेस आई मीन प्रूफ बेसिस। अब नहीं प्रूफ कर सकते हो तो कोर्ट, हाउ विल द कोर्ट नो, राइट, ऑब्वियसली ना, कोर्ट वर्क्स ऑन प्रूफ। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लास्ट लाइन थी, क्या लिखा था, ही कुड नॉट रिकवर द मनी एडवांस्ड, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि उसको पता था कि व्हाई इज ही टेकिंग द लोन। तो जब आपको पर्पस पता है, व्हेन यू नो दैट ही इज टेकिंग द लोन टू सेलिब्रेट द माइनर्स मैरिज, तो अगर बाद में चल के वो आपको वापस से रीपे नहीं कर सकता है तो कैन यू टेक हिम टू द कोर्ट, आंसर इज नो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही कुड नॉट रिकवर द मनी एडवांस्ड, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, वेयर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जहां पर लॉ ने आपको एक रुकावट डाली है that you cannot celebrate minors marriage, और आप exactly वही चीज करते हो, you're doing something which the law has forbidden, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में लिखा है वर्ड prohibited, इसको अंडरलाइन कर लो, forbidden के ऊपर लिखा है the word prohibited, where some acts are prohibited by law itself and you exactly do those act, that will be called as a void agreement, ठीक है। और आप इसको कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ के, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था फर्स्ट केस में, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, टू सेलिब्रेट माइनर्स मैरिज, और यहाँ पर जो 1 लाख रुपए दिया, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बना के दिया, यहाँ पर जो कंसिडरेशन था, फिर उसको भी अनलॉफुली मानेंगे, राइट, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल तो कंसिडरेशन भी अनलॉफुल, राइट, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। सो इन एवरी पॉइंट वी विल प्रूव कि ऑब्जेक्ट कैसे अनलॉफुल होता है और कंसिडरेशन भी कैसे अनलॉफुल हो रहा है, ठीक है। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। कम टू पॉइंट नंबर 2, इफ परमिटेड इट वुड डिस्ट्रॉय द प्रोविजंस ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसका देखो, ओके, नाउ बिफोर रीडिंग टेल मी वन थिंग, व्हेन टू पीपल गेट मैरिड, ठीक है, व्हेन टू पीपल गेट मैरिड, सो दे लिव टुगेदर, ऑब्वियसली दे लिव टुगेदर। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि मैरिज के बाद the girl comes to her place and the guy goes to his place, ऐसा होता है क्या? What does marriage mean? Solemnization of two people, where two people can live together under one roof, right? तो supposedly अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक अग्रीमेंट बना है A और B के बीच में कि हम दोनों शादी करते हैं पर शादी के बाद हम अलग अलग रहेंगे, क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? तो शादी का फिर पर्पस ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट? चलो लुक एट द एग्जांपल। Mr. A and Miss B got married under Mohammedan law, but before marriage itself, they agreed that B, the wife, would be allowed to live with her parents after marriage. ये चलता है क्या? चलेगा क्या? What is marriage? Living together under one roof, ठीक है? Here the court held that agreement between A and B to live separately after marriage was void. Underline करो इसको. That agreement between A and B to live separately after marriage was a void one. As it defeats the provisions of Mohammedan law. तो मोहम्मदियन लॉ में ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है कि शादी के बाद आप सेपरेटली रह सकते हो, पर अगर आप ऐसे कोई अग्रीमेंट बनाते हो तो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ वैलिड वन, उसको वॉइड ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वापस से आपको डिस्कस करूं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट शादी करना था पर शादी के बाद सेपरेटली रहना था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल बन जाता है, राइट? ओके, रीड। At times an act may not be forbidden by law,
but the nature of the agreement may be such that if it is permitted it would destroy the provisions. अगर ये चीज करना अलाउड होता तो ये लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो डिस्ट्रॉय कर लेता, ठीक है. The object of such an agreement is said to be an unlawful one and it results as a void agreement. The agreement is a void one, ठीक है. तो क्या ये चलता है कि आप ऐसे एग्रीमेंट बना सकते हो? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि इसका जो इंटेंशन है, जो पर्पस है, वो अनलॉफुल माना जाता है अंडर मोहम्मदियन लॉ, और रादर आई वुड से अंडर एनी लॉ, द हिंदू लॉ, अंडर क्रिश्चियन लॉ, बिकॉज मैरिज इज नॉट रिलीजियस बेसिस, मैरिज इज अ जनरल टर्म. फिर वो मोहम्मदियन लॉ पकड़ लो, हिंदू लॉ पकड़ लो या क्रिश्चियन लॉ पकड़ लो, सब में एक ही चीज लिखी हुई है, दैट मैरिज मीन्स वेयर टू पीपल लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, ठीक है. ओके, कम टू पॉइंट नंबर 3. यहाँ पर इफ इट इज अ फ्रॉडुलेंट वन, सिंपल सा है, देखो पढ़ो एग्जाम्पल. मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी jointly entered into an agreement for division of gains which were to be acquired by committing fraud. मतलब अगर इन्होंने कोई फ्रॉड करके कुछ पैसे कमाए हैं तो अग्रीमेंट में ये लिखा है कि हम जो भी पैसे कमाएंगे हम इसको 1:1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करके ले लेंगे. 3 लोग हैं, है ना. तो अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि हमने जो भी गेन्स कमाए हैं, ये गेन्स कोई लीगल एक्टिविटी से कमाए हैं क्या? नहीं. क्या करके? बाय कमिटिंग फ्रॉड. दिस अग्रीमेंट इज इटसेल्फ वॉइड. ये चलेगा क्या ऐसा अग्रीमेंट बनाना कि हम चोरी चकारी करके फिर जो भी पैसे आएंगे उसको 1:1:2 के रेशियो में बांटेंगे? इज दिस अ वॉइड, इज दिस अ वैलिड अग्रीमेंट? आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आपने यहाँ पर जो पैसे कमाए हैं, तो अब ये पैसे क्या होते हैं? कंसिडरेशन. यहाँ पर कंसिडरेशन लॉफुल है क्या? ऑफ कोर्स इट इज नॉट लॉफुल, ठीक है. देखो, एन अग्रीमेंट विच इज मेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पसेस इज वॉइड. दस अग्रीमेंट in fraud of creditors, revenue authorities or even general public with the view of defeating their rights is void. मतलब क्या? क्रेडिटर्स को पैसे ना देना, रेवेन्यू अथॉरिटीज को ठग लेना, जनरल पब्लिक के जो पैसे हैं उनको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना, राइट. ये ऐसे टाइप के जो फ्रॉड्स होते हैं, इसका या नॉट ऐसे, दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, बट बाय डूइंग एनी एक्टिविटी व्हिच इज अ फ्रॉडुलेंट वन and you make an agreement, there are 3 people who are making an agreement that whatever we gain out of it we will divide it in this ratio. So is this a valid agreement? The answer is no, ठीक है. क्योंकि इसमें जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, राइट. और जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन क्या है? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करना, कमिटिंग फ्रॉड. इज द ऑब्जेक्टिव राइट? अगेन द आंसर इज नो, ठीक है. ओके, कम टू द 4th पॉइंट. ये सारे आपको अग्रीमेंट्स इंडिविजुअली पढ़ने हैं, डू नॉट कंबाइन देम एंड रीड, ठीक है. ओके, क्या लिखा है? इफ इट इन्वॉल्व्स और implies इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ठीक है. अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल ये है, सपोजिटली आई एम ए, ठीक है. मैंने ए को ना कुछ मैंने बी को कुछ 10,000 दिए हैं एज लोन, और मैं बी को क्या बोलती हूँ कि तुम मुझे ना रीपे मत करना, डू नॉट रीपे मी, बट तुम मेरे गुलाम बन के रहो जब तक मैं चाहती हूँ, ठीक है. यू बी माई सर्वेंट अंटिल आई वॉन्ट, ठीक है. उसमें आप तुम्हारा रीपेमेंट हो जाएगा. क्या ये चलेगा? क्या हम ऐसे कोई अग्रीमेंट बना सकते हैं? इज डोंट यू थिंक दिस इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन सेंटिमेंट, फीलिंग्स, राइट. चलो, लेट अस रीड फर्स्ट द एग्जाम्पल. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल विच आई गेव यू ऑल. देखो, मिस्टर ए बोरोड मनी फ्रॉम बी एंड एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड टू डू मैनुअल वर्क. मतलब तुम मेरे सर्वेंट बन के रहो. मैनुअल वर्क को अंडरलाइन करो. मतलब वो उसको एक्चुअली रीपे नहीं कर रहा है, वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, वो उसका सर्वेंट बन के रहेगा. टू डू मैनुअल वर्क अंटिल मिस्टर बी's debt was repaid completely. In case of default, A was to pay heavy penalty in the form of exorbitant. मतलब क्या? अगर तुम मेरे सर्वेंट बनने में नाकामयाब रहते हो तो तुमको फिर एक हेवी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. Here the court held that the bond executed between A and B was a void one. यहाँ पर ऑब्जेक्ट तुमको लगता है क्या लीगल है? Of course not. देखो, read the content. Injury means wrong done, harm or damage. Person means one's body. Property includes both movable and immovable. If the object or consideration of an agreement is to cause injury to the person, then it is unlawful and the result is a void agreement. So you cannot give
देखो आप जब किसी को लोन देते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान आपको रीपे करेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, राइट? ये आपके एक्सपेक्टेशंस होते हैं। बट क्या आप उनको ऐसे बोलते हो क्या कि तुम मुझे रीपे मत करना बट यू डू मैन्युअल वर्क फॉर मी? ये ऐसे चलेगा क्या? नहीं। सो इफ यू आर गिविंग लोन तो आपको रिटर्न में भी क्या मिलेगा? आपको पैसे ही मिलेंगे। यू कैन नॉट आस्क अ पर्सन टू डू मैन्युअल वर्क। व्हाई? बिकॉज इट इम्प्लाइज इंजरी। आप इंजरी दे रहे हो, इंजरी कॉज कर रहे हो। और इंजरी का मतलब यहाँ पर फिजिकल इंजरी नहीं होता है। इंजरी का मतलब क्या होता है? रॉन्ग डन। यहाँ पर आप गलत कर रहे हो तो इसको हम इंजरी कहते हैं इन लॉफुल टर्म्स। इंजरी डज नॉट एम्प्लॉय फिजिकल डैमेज और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर खैर डैमेज भी इंक्लूडेड है बट इट यूजुअली मीन्स रॉन्ग डन। कुछ गलत करना को भी हम इंजरी ही कहेंगे। इंजरी मतलब हम यूजुअली इंग्लिश में व्हाट डज इट मीन? लग जाना, है ना? इंजरी लग जाती है, ऑल दैट। बट यहाँ पर in legal terms injury means something which you are doing incorrect. okay, so यहाँ पर अगेन आपका जो ऑब्जेक्टिव है और आपका जो कंसिडरेशन है वो दोनों अनलॉफुल ही माना जाएगा। okay, come to point number 5. if court regards it as immoral, ठीक है, चलो come to the example. Mr. A gave a sum of money to B, to Mrs. B, who is a married woman, to enable her to obtain divorce from her husband and then get married to Mr. A. तो यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर A ने B को पैसे दिए हैं कि तू C के साथ डिवोर्स ले ले और डिवोर्स होने के बाद तू मेरे से शादी कर ले। ये ऐसे इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया है। तो A B को सपोज एक 10,000 देता है कि ये 10,000 ले और तू डिवोर्स के जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वो तू फाइल कर ले और तू सी के साथ डिवोर्स ले ले एंड देन अगेन यू गेट मैरिड टू मी मतलब टू ए। तो ऐसा अगर आपने कोई अग्रीमेंट बनाया है तो इसको हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, देखो द कोर्ट हेल्ड दैट अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज इमोरल एंड हेंस वॉइड। तो यहाँ पर जो ए एंड बी ने अग्रीमेंट बनाया है इसको हम इमोरल मानते हैं, इमोरल। ठीक है, अच्छा बट एक ये है, इसका एक एक्सेप्शन है विच इज गिवन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। देखो ओके, एक्सेप्शन क्या बोलता है? अग्रीमेंट फॉर इमीडिएट सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया आर इन्फोर्सिबल। ओके, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ पीस एंड रेपुटेशन ऑफ फैमिलीज। ओके, अब सपोजिटली यहाँ पर ए और बी जो है इन दोनों ने अग्रीमेंट बनाया था कि ए इसको पैसा देगा सो दैट बी सी के साथ डिवोर्स ले ले। करेक्ट? ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्चुअली दोनों में खुश नहीं है, एक्चुअली बी और सी खुश नहीं है और एक्चुअली में इनको डिवोर्स चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है और ऐसा मान सकते हैं कि ए बी को एक्चुअली हेल्प कर रहा है, राइट? एक जेन्युइन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में जहां पर एक पीस की जरूरत है और फैमिलीज की रेपुटेशन की जरूरत है, अगर एक्चुअली में ये रीजन है तो इस केस में फिर ऐसे अग्रीमेंट को आप वैलिड कंसिडर करोगे। ठीक है, जहां पर बोथ दिस बी एंड सी दे बोथ नीड अ डाइवोर्स। ओके, जहां पर दोनों की पीस की बात आती है और दोनों फैमिलीज की रेपुटेशन की बात आती है और ए बी को सिर्फ हेल्प कर रहा है, तो फिर उस केस में ऐसे अग्रीमेंट्स को वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड में भी और बोथ इंडिया में भी। ठीक है, ओनली व्हेन विल इट बी कंसिडर्ड वैलिड? जहां पर रीजन सिर्फ ये दो हों, फॉर पीस एंड फॉर रेपुटेशन ऑफ फैमिलीज। सिर्फ ये दो केसेस में ऐसे अग्रीमेंट को वैलिड माना जाता है। ठीक है, and the next point is if court regards it as against public policy. Now what is public policy? Public policy cannot be defined in precise words. Public policy का मैं आपको कोई definition नहीं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो public policy का जो meaning है या जो definition है it keeps on changing with time. ठीक है, ये change होता रहता है, it keeps on changing with time because it is flexible
and keeps on fluctuating with time. तो पब्लिक पॉलिसी क्या है ये मैं आज आपको डेफिनेशन नहीं दे सकती हूँ. क्यों? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है वो टाइम के साथ बदलती रहती है. ठीक है, आगे पढ़ो क्या लिखा है. It is that principle of law which holds that no citizen can lawfully do that which is injurious to public. मतलब क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, see if you can connect. I am an Indian citizen. Can I make a agreement with the alien enemy? Obviously not. Who is an alien enemy? हमने कल पढ़ा था. What is alien enemy? जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर me being a citizen, can I enter into a agreement with an alien enemy? और अगर मैं करती हूं, so don't you think it will be injurious to public, to society in general, to India in general, right? तो इसको हम public policy में consider करते हैं. आगे देखो. Thus an agreement which tends to promote corruption, injustice, immorality is said to be opposed to public policy. मतलब आपने अगर ऐसे कोई अग्रीमेंट बनाया है जो करप्शन को बढ़ावा देता है, जो करप्शन को प्रमोट कर रहा है, जो इनजस्टिस को प्रमोट कर रहा है, या जो इमोरालिटी को प्रमोट कर रहा है, ऐसे अग्रीमेंट्स को हम क्या कहेंगे? इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट सब हेडिंग है इसके अंदर ही देखो क्या लिखा है. फॉलोइंग अग्रीमेंट्स हैव बीन हेल्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. अब इसके अंदर कुछ 7-8 अग्रीमेंट्स हैं, बट बिफोर डूइंग दैट रीड ऑल द अग्रीमेंट्स. ये सारे 5-6 पढ़ लो एक बार वापस से. Okay, after doing this, come to question number 27. रिया है क्या? रिया प्रोमिसेस समर्थ. हाँ, पढ़ो क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन और बताओ मुझे क्या होगा, इसमें से कौन से पॉइंट है. कौन सा पॉइंट लग रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन से पॉइंट का क्वेश्चन है ये? हाँ, सेकंड. सेकंड क्या है? सेकंड तो मैरिज का सेपरेशन की बात की गई है. सेकंड में तो सिर्फ 2 लोग ही थे ना सेकंड एग्जाम्पल में. टेल मी द नंबर ऑफ पॉइंट. फाइव. पढ़ो. यस, इट इज व्हाट? इमोरल. एंड द फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट का एग्जाम्पल पढ़ो और वापस से ये क्वेश्चन पढ़ो क्विकली. यहाँ पर वो उसको पैसे देती है कि वो डिवोर्स ले ले, और डिवोर्स होने के बाद वापस वो उसी के साथ शादी कर ले. मतलब दिस पर्सन के साथ द वन हू गेव हर मनी, राइट? तो यहाँ पर भी वही है. क्या लिखा है? रिया प्रोमिसेस समर्थ टू लेंड 50,000. तो यहाँ पर रिया इसको पैसे दे रही है. कितना? 50,000. करेक्ट. और इसको पैसे क्यों दे रही है? सो दैट समर्थ गेट्स डाइवोर्स, गेट्स रियाज मैरिज डिसॉल्व्ड. एक सेकेंड ना. रिया प्रोमिसेस समर्थ टू लेंड. तो ये इसको बेसिकली पैसे दे रही है कि ये इसकी शादी तोड़ सके, टू गेट रियाज मैरिज डिसॉल्व एंड ही हिमसेल्फ मैरीज हर. ओके, सो यहाँ पर भी पॉइंट सेम ही है, बट व्हाट आर दे सेइंग? देखो हमने एग्जांपल जो फिफ्थ वाला एग्जांपल था ना उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिंपल था वो वाला एग्जांपल. ए बी को पैसे देता है सो दैट बी सी के साथ डाइवोर्स ले ले. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? रिया इसको पैसे दे रही है समर्थ को, सो दैट समर्थ रिया की शादी तोड़वा सके, जिसके साथ भी इसकी शादी हुई थी, और वापस रिया इसके साथ शादी कर ले. ठीक है, बात सेम ही है दोनों में. ओके, सो इट इज विथ विच पॉइंट दिस इज? फिफ्थ वन. लिखो, आंसर लिखो, जस्ट 2 लाइन आंसर. First write down void agreement. Void agreement.
देखो, एज पर सेक्शन 23 ऑफ आईसीए 1872, एज पर सेक्शन 23 of ICA, 1872, an agreement is void. An agreement is void. An agreement is void if the object or consideration, if the object or consideration is immoral. If the object or consideration is immoral. ठीक है, बस इतना ही है आंसर. इट कैन कम फॉर 1 मार्क. ऐसा 1 मार्क के लिए आ सकते हैं. तो आंसर क्या लिखा है आपने? वॉइड अग्रीमेंट, देन पुट कोलन. As per section 23 of ICA 1872, an agreement is void if the object or consideration is immoral. ठीक है, चलो क्वेश्चन 28 पढ़ो और ध्यान से पढ़ना. बताओ, अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है? वॉइड है, करेक्ट? यस. Anybody who would like to answer from here? कौन सा पॉइंट होगा फिर इसका? 1 2 3 4 5 6 होगा. हाँ बताओ, यहाँ से तो कोई आंसर ही नहीं कर रहा है. सो गए हो क्या? सिक्स. एब्सोल्युटली रॉन्ग. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. अरे एलियन एनिमी लिखा है क्या? क्या लिखा है? तो उसके साथ चलेगा क्या? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं क्या? हर कंट्री के साथ इंडिया वॉर पर है क्या? हाँ, तो इज दिस अ वैलिड एग्रीमेंट और वॉइड? ऑब्वियसली वैलिड होगा. वॉइड क्यों होगा? आज अगर मैं यूएस से कुछ मंगवाती हूं तो मैंने कुछ गलती कर ली क्या? इफ देर इज अ ट्रेडर हु इज सेटल्ड इन यूएस, इफ आई मेक एन अग्रीमेंट विथ हिम, सो इज दिस अ वॉइड अग्रीमेंट जस्ट बिकॉज ही इज एलियन? एलियन एनिमी है क्या? एलियन कौन है? फ्रेंड है. तो चलेगा क्या? हर किसी के साथ देश वॉर पर नहीं होता है. लिखो. इसलिए मैं कहती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. एलियन पढ़ा नहीं तो भाई वॉइड हो गया. लिखो, the agreement is valid. The agreement is valid, full stop. बस अब आगे ऐसा लिखो, an agreement with a alien friend is valid. An agreement with an alien friend is valid, but an agreement with alien enemy is void. But an agreement with alien enemy is void. Done? चलो, come to back to notes. ये लॉ में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो ध्यान से पढ़ना है. ओके, अब इसको ये वाले जो अग्रीमेंट्स हैं इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. ये आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेंगे that which are the agreements which have been held against public policy, बट पूछते कैसे है कि ये लोग कोई एक पॉइंट पकड़ेंगे, उसका केस स्टडी बना के आपको दे देंगे. ठीक है, जैसे अभी हमने 2 केसेस यहाँ पर सॉल्व किए. 1.6 का था, 1.5 का था. ठीक है, ओके. तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी सेम चीजें होती हैं.
चलो फर्स्ट वाला देखो, अग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ एलियन एनिमी। ऑफ कोर्स दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इसको प्रमोट करेगी क्या, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना? नहीं, राइट। तो अगर आप कोई एलियन एनिमी के साथ ट्रेड करते हो, इट इज कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, राइट। फर्स्ट वाला देखो, पढ़ो। दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी so far as it tends to aid economy of the enemy. It can only be made with special provisions of the government. बस इतना पढ़ना है कि अगर एक इमरजेंसी में अगर एलियन एनिमी के साथ भी अग्रीमेंट बनाना पड़ा तो उसमें स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। ओके, मैं क्या बोल रही हूँ, इमरजेंसी के केस में। बट यूजुअली आप एलियन एनिमी के साथ बना सकते हो क्या अग्रीमेंट? नहीं, बट इमरजेंसी अगर केस में बनाना पड़ता है, सो यू नीड मे बी सम स्पेशल परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, वो स्पेशल प्रोविजंस में आता है, बस इतना ही लिखना, दैट्स इट। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाय इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। अब सुनो, हुआ क्या, मैं जाके जो जज है ना, जज को जाके मैं पैसे खिलाती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि डिसीजन ना तुम मेरे क्लाइंट के फेवर में ही देना, तो ये क्या वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा क्या? नहीं। सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम इंटरफियरिंग विथ व्हाट, विथ द कोर्स ऑफ जस्टिस, है ना। मैं जज को जाके पैसे खिला के आती हूँ, या तो मैं जो सामने वाली पार्टी है उसको पैसे खिलाती हूँ कि तुम पर्पसली हार जाना, तुम्हारे पास जो भी प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो मत दिखाना, सो दैट मैं जीत जाऊं। ठीक है, और अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं तुमको पैसे खिला दूंगी, राइट। सो व्हाट एम आई डूइंग हियर, आई एम इंटरफियरिंग विथ द कोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, पढ़ो। एन अग्रीमेंट not to disclose misconduct of the other interested party or agreement to influence the judge to induce him to decide case in party's favor। मतलब क्या, यहाँ पर मैं जज को जाके इन्फ्लुएंस करती हूँ कि भाई मैं जो कह रही हूँ वो सच है, मतलब जो whatever I have disclosed that is actually true, और this is some, मैं आपको 1 लाख भी दे देती हूँ, ठीक है, तुम डिसीजन मेरे फेवर में ही सुनाना। तो ये चलेगा क्या? अग्रीमेंट इज void, राइट, बिकॉज आई एम इंटरफियरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, या तो मैंने सामने वाली पार्टी को कह दिए कि तुम्हारे पास जो प्रूफ वगैरह है ना वो डिस्क्लोज मत करो, डू नॉट डिस्क्लोज इट, या तो मैं जज को जाके पैसे खिला के आती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, तो दिस इज व्हाट आई एम इंटरफियरिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, हर पॉइंट के बाद ये पढ़ना है। ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ओके, कम टू द थर्ड पॉइंट, agreements for stifling criminal prosecution. Okay, come to directly to with the example. Mr. A saw Mr. B murdering Mr. C. क्या हुआ था? A ने देखा कि B C का मर्डर कर रहा है। ये क्या देखा? A saw, करेक्ट, A saw कि B C का मर्डर कर रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ, फिर A for consideration of 2 lakhs promised B that he will not disclose the murder to anyone। मतलब क्या, अब B ने A को कितने पैसे खिलाए? 2 लाख रुपए, और इसने इसको 2 लाख रुपए दिए, और A रिटर्न में क्या प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी किसको भी नहीं बताऊंगा कि मैंने ये मर्डर देखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यू आर स्टिफलिंग विथ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो देखो उसने आगे क्या कहा, दैट ही विल नॉट डिस्क्लोज मर्डर टू एनीवन। कितने पैसे खाए उसने? 2 लाख रुपए। ठीक है, दिस अग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज सप्रेसिंग लीगल प्रोसीडिंग्स एंड सो इट इज इमोरल एंड वॉइड। ठीक है, सप्रेस मतलब क्या, आप चीजों को दबा रहे हो, है ना, कि चीजें कोर्ट में ना जाए, ये मैटर कोर्ट में ना जाए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज सप्रेसिंग। यू आर सप्रेसिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब आप लीगैलिटी में जाने ही नहीं चाहते हो, इसलिए आपने इस ए को 2 लाख रुपए खिला दिए कि तू प्रॉमिस कर कि तू कभी भी किसी को नहीं बताएगा कि तूने देखा है कि मैंने सी का मर्डर किया है। ठीक है, अच्छा, ये मेंटेनेंस ऑफ चैम्पिटी को अंडरलाइन कर, इसको सर्कल कर लो, विल डू दिस लेटर। कम टू द नेक्स्ट वन, पॉइंट ई, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। अच्छा, सपोजिटली अब देखो यहाँ पर, अब आज मुझे एक पद्मा विभूषण और परमवीर चक्र का कोई अवार्ड मिला है। ठीक है,
क्या ये अवार्ड को मैं अपनी बेटी के नाम पर कर सकती हूँ? कैन आई ट्रांसफर? नो, राइट। तो देखो वही लिखा है, अग्रीमेंट्स फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स लाइक पब्लिक रिकॉग्निशन लाइक पद्मा विभूषण और परमवीर चक्र फॉर मॉनिटरी कंसिडरेशन आर अनलॉफुल। मतलब क्या, सपोजिटली आज मैंने जीता और आप मुझे बोलते हो दैट यू नो यू आर रेडी टू पे मी 1 crore रुपीज, मैं ये अवार्ड आपके नाम पर दे दूं, चलेगा क्या? कैन आई ट्रांसफर समथिंग विच आई हैव अचीव्ड ऑन माई ओन नेम? कैन आई ट्रांसफर द पब्लिक रिकॉग्निशन? द आंसर इज नो। ओके, तो अगर आप मुझे उसके लिए पैसे खिला रहे हो, इफ यू आर गिविंग मी मॉनिटरी कंसिडरेशन, उसको अनलॉफुल माना जाएगा। मॉनिटरी कंसिडरेशन खिलाओ या नहीं खिलाओ, ये वॉइड ही है, बिकॉज आई कैन नॉट ट्रांसफर। डॉक्टर अपनी डिग्री ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं, सेम यही चीजें हैं। ठीक है, क्या लिखा है? सच अग्रीमेंट्स इफ इन्फोर्स वुड लीड टू इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इन पब्लिक लाइफ। तो अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आप कर क्या रहे हो? आप करप्शन कर रहे हो, राइट? ठीक है, अच्छा। सिमिलरली इसमें एक और पॉइंट इंक्लूडेड है, अग्रीमेंट टू पे मनी टू पब्लिक सर्वेंट टू एक्ट करप्टली और टू रिटायर एंड दस मेक वे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोमिसर। ओके, मतलब क्या? अब एक ये है पॉलिटिशियन है, मैंने उसको पैसे खिलाए हैं या उसने मुझे पैसे खिलाए हैं, कुछ भी है ना। सो आई हैव पेड अ पब्लिक सर्वेंट, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? इन शॉर्ट करप्शन ही हो रहा है, राइट? या सपोजिटली यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, रिटायर। अब यहाँ पर रिटायर का क्या मतलब है? एक कोई पर्सन है जिसकी कोई कोई कुर्सी है, ही इज एट अ बिग पोजिशन, मैं उसको पैसे खिलाती हूँ, मैं उसको 2 करोड़ देती हूँ कि भाई तुम जल्दी से रिटायर हो जाओ सो दैट मैं तुम्हारी पोजीशन होल्ड कर सकूं। सो यहाँ पर आई हैव पेड हिम टू रिटायर, मैं उसको इंड्यूस कर रही हूं कि तुम जल्दी से अपना रिटायरमेंट ले लो सो दैट आई कैन मेक वे फॉर माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है एंड दस मेक वे फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोमिसर। तो अगर मैं कोई ऐसा अग्रीमेंट बनाती हूँ तो इसको क्या माना जाएगा? वॉइड। ठीक है, पढ़ लो ये वाला पॉइंट अगेन, जितना मार्क किया है उतना ही पढ़ो। So all these agreements जो हम पढ़ रहे हैं, they are considered to be opposed to public policy. Act corruptly मतलब क्या? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और वहां पर लाइन लगी पड़ी है, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी लाइन लगी पड़ी है एंड आई कम लेट, तो मैं वो जाके जहां पर एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रहे हैं, मैं उनको क्या बोलती हूँ? सबसे पहले तुम मेरा लो, मैं तुम्हें 10,000 देती हूँ, है ना। वो जो मैं लाइन में रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम मेरा एप्लीकेशन पहले ले लो, ठीक है, और मैं आई विल पे यू। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग करप्शन ओवर हियर, आई एम एक्टिंग करप्टली, राइट? आई एम प्रमोटिंग करप्शन रादर। तो ऐसी चीजें करना जो कि ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज करप्शन। सिंपली जहां पर पैसे खिलाने की बात आती है वहां पर करप्शन आ जाता है, सिंपल सी बात है। सो लाइन में ना रुक के पैसे खिला के व्हाट एम आई प्रमोटिंग? करप्शन इन पब्लिक लाइफ। ठीक है, okay, come to the next point, agreements tending to create interest opposed to duty. Okay, simply first let us read the example. Mr. A, who is the executive director of a company, agrees to accept a tender from B's company only if B pays him rupees 40,000 secretly. This is a void agreement obviously, right? तो यहाँ पर A क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा टेंडर तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर तुम मुझे 40,000 दे देते हो, तो विदाउट टेलिंग एनीबडी। यहाँ पर वर्ड सीक्रेटली लिखा है, राइट? तो यहाँ पर what is it happening? It is creating an interest which is opposed to duty. आप टेंडर किसका सिलेक्ट करते हो? जिसका आपको सारे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, राइट? जिसका प्राइस कम है, सर्विसेज अच्छी हैं, राइट? टेंडर उस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। बट यहाँ पर वो चीजें तो ना सही, बट यू आर टेलिंग हिम
दैट इफ यू पे मी दिस मच रुपीज सीक्रेटली, फिर मैं ही तुम्हारे कंपनी का ही एक्सेप्ट करूंगा, बाकी कंपनियों का मैं रिजेक्ट कर लूंगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट which he is bound to do something which is against his public duty, the agreement is void। public और professional duty। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडर जिस बेसिस पे चूज होना चाहिए उस बेसिस पे ना चूज होके इस बेसिस पे चूज होता है दैट यू पे मी 40,000 सीक्रेटली, तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी कंपनी का ही टेंडर एक्सेप्ट करूंगा, तो इसको हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। यू कैन नॉट मेक एन अग्रीमेंट, आप पैसे नहीं खिला सकते हो, यहाँ पर तो आपने राइटिंग में लिखा है, तो दिस अग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या ना, यू मस्ट हैव नोटिस्ड ये जो सब हेडिंग्स है ना ये थोड़ी डिफिकल्ट लगती होंगी आपको, पर जब एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो रिलेटेबल लगता होगा। ठीक है, तो ये जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार रिलेट होता जाएगा। फॉर नाउ सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट, मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट। ठीक है, ये जस्ट अभी हमने जो पढ़ा वही है। मिस्टर ए अग्रीज टू गिव मिस्टर बी ₹1 लाख in return of Mr. B's consent for getting married to the latter's daughter। मतलब क्या, यहाँ पर A B को पैसे खिला रहा है और उसके बदले B क्या करेगा, इसकी ही बेटी के साथ शादी करेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर A ने क्या किया, A agrees to give B ₹1 लाख और रिटर्न में B क्या करेगा, he will get married to the latter's daughter। latter मतलब कौन, A's daughter। ठीक है, तो यहाँ पर A ने इसको पैसे खिलाए और रिटर्न में B क्या करेगा, A के लिए एक ही बेटी के साथ शादी करेगा। ये जो आपने अग्रीमेंट बनाया इसको वॉइड माना जाता है। सो व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, यू आर इंड्यूसिंग सम पर्सन बाय पेइंग हिम ₹1 लाख टू गेट मैरिड, तो इसको कहीं ना कहीं हम डाउरी मान सकते हैं, राइट। ठीक है, क्या लिखा है, एन अग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन प्रोमिसेस इन रिटर्न द मैरिज ऑफ अनदर इज वॉइड which is being opposed to public policy। बस इतना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेट बेसिकली ऑन एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल में से केसेस बनते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब देखो यहाँ पर ना, ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर मैंने एक नोटिस लगा दिया कि यहाँ पर मेरे क्लासेस चलते हैं, बाकी कोई भी जिसको यहाँ पर क्लास स्टार्ट करना है वो नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर मैं लोगों को रोक रही हूँ। कैन आई डू दैट, कैन आई डू दैट, मेरा कोई मोनोपोली है क्या यहाँ पर, इट्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कैन आई स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो यहाँ पर व्हाट एम आई डूइंग, मैं लोगों को रिस्ट्रेन कर रही हूँ, ये चलेगा क्या, आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। देखो एग्जाम्पल, A agrees to give ₹30,000 to B for not opening a stationery shop in the same building in which Mr. A already has। तो यहाँ पर A B को पैसे खिला रहा है कि भाई देखो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी एक स्टेशनरी शॉप है, तुम यहाँ पर एक स्टेशनरी शॉप मत खोलना, ठीक है, और मैं तुमको ना इसके 30,000 दूंगा। यहाँ ऐसे इन लोगों ने अग्रीमेंट बनाया है। अग्रीमेंट क्या होगा, A is giving 30,000 to B और B रिटर्न में क्या करेगा, स्टेशनरी शॉप नहीं खोलेगा। ये चलेगा क्या ऐसा अग्रीमेंट, आप किसी को रोक सकते हो क्या कुछ करने के लिए, व्हाई, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन, राइट। देखो पढ़ो ये क्या दिया हुआ है कंटेंट, एन अग्रीमेंट विच इंटरफियर्स विद द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन टू एंगेज हिमसेल्फ इन अ लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन, वोकेशन इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैं किसी को भी रोक नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट मत करना क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, या यहाँ पर नए क्लासेस मत स्टार्ट करना बिकॉज ऑलरेडी आई हैव माय ओन क्लासेस। अगर तुम क्लास स्टार्ट कर लोगे ना तो मेरा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं बोल सकती हूँ क्या सामने वाले को, नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा पर अभी वो मुझे बेयर करना पड़ेगा, राइट। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट एवरी मैन should be at the liberty to work for himself and should not be at the liberty to deprive himself of the fruit of his labor, skill or talent or the contract which he enters into. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business is void। ठीक है, ये सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को रोकते हो या अगर आपको किसी ने रोका है और आपके साथ किसी ने अग्रीमेंट बनाया तो उसको void मानेंगे। ठीक है, अब सुनो void मानेंगे का मतलब क्या है, अब यहाँ पर A मैं हूं, ठीक है, आई एम A और यहाँ पर B है, यहाँ पर मेरी एक स्टेशनरी शॉप है, तो मैंने B के साथ अग्रीमेंट क्या बनाया,
कि तुम स्टेशनरी शॉप मत ओपन करना, और उसके बदले मैं बी को कितना देने वाली हूँ, 30,000। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने अग्रीमेंट बना दिया। अब बी ने मेरी बात मान ली, वो कहता है चलो ठीक है मैं स्टेशनरी शॉप ओपन नहीं करता हूं, तो मुझे 30,000 दे दो 2 दिन के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसको 30,000 नहीं दिए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये मुझे कोर्ट में ले जा सकता है क्या? इसको कहते हैं व्हेन आई से द अग्रीमेंट इज वॉइड, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने फुलफिल नहीं किया मेरा प्रॉमिस तो कैन यू टेक मी टू द कोर्ट? द आंसर इज नो, इसलिए इसको वॉइड माना गया है। ठीक है, कि यहाँ पर बी ने जो प्रॉमिस किया है उसने वो फुलफिल किया, पर यहाँ पर जो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 30,000 दूंगी, क्या मैंने फुलफिल किया मेरा प्रॉमिस? नहीं। क्या ये मुझे कोर्ट में ले जा सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, तो कोर्ट में इसको ही बोलेंगे दैट व्हाई हैव यू डिप्राइव्ड योरसेल्फ, क्यों तुमने रोका है खुद को, जाके खोलो स्टेशनरी शॉप, राइट? तो यहाँ पर इफ आई डू नॉट पे 30,000 ही कैन नॉट टेक मी टू द कोर्ट, ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट मी। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, पढ़ लो अभी वापस से सारे अग्रीमेंट जितने किए हैं, एक वो छोड़ के मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। रीड ऑल द 3 इफेक्ट्स ऑफ इलीगल अग्रीमेंट्स। What do you mean by the word collateral transactions? अगर इलीगल अग्रीमेंट के साथ साथ एक और ट्रांजैक्शन है, ये सपोज इलीगल अग्रीमेंट है जो कि प्राइमरी ट्रांजैक्शन है, और ये एक कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, और दोनों में इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बीच में एक लिंक है। ठीक है, ये वाला ट्रांजैक्शन क्या है? इलीगल अग्रीमेंट है, ये तो दिया हुआ ही है। ठीक है, ये इलीगल अग्रीमेंट है। इसके साथ साथ कोई अगर ऐसा भी अग्रीमेंट है और इन दोनों के बीच में कोई लिंक है, तो इसको क्या मानेंगे? कोलैटरल ट्रांजैक्शन। ठीक है, और वो भी बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएंगे? फिर इलीगल ही बन जाएंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस हैं इलीगल अग्रीमेंट के, दे ऑल्सो बिकम इलीगल एंड हेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, तो अगर इलीगल अग्रीमेंट के साथ साथ कोई लिंक में एक और दूसरा अग्रीमेंट है या एक और दूसरा ट्रांजैक्शन है, उसको अभी हम इलीगल ही मानेंगे। ठीक है, इसका आई जस्ट गिव यू वन क्विक एग्जांपल। देखो, ए एंड बी डिसाइड टू डू गैम्बलिंग बिजनेस। ठीक है, इन दोनों ने एक अग्रीमेंट बनाया है, ये इलीगल माना जाएगा, राइट? बिजनेस कौन सा करेंगे ये लोग? गैम्बलिंग वाला। ठीक है, अब सी ने ए को लोन दिया है ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो अब ए और सी के बीच में भी एक अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, सी ने इसको पैसे दिए हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे? कोलैटरल ट्रांजैक्शन। इसको हम क्या मानेंगे? प्राइमरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पर एक और आती है, अगर सी को पता है कि इसने लोन इसको ए को क्यों दिया है, तो इसको भी हम इलीगल ही मानेंगे, इलीगल अग्रीमेंट माना जाएगा ये भी। पर अगर सी को नहीं पता है, इफ ही डज नॉट नो, तो फिर ये अग्रीमेंट को तो फिर भी इलीगली माना जाएगा, बट देन सी रिमेन्स नॉट टू बी गिल्टी। ठीक है, क्योंकि सी को पता था क्या कि उसने लोन क्यों दिया है? नहीं। अगर सी को नहीं पता है तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। अगर सी को पता था, अगर ये अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि मैं ए को लोन इसलिए दे रहा हूं सो दैट ए और बी ये गैम्बलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सके, अगर ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ये भी इलीगल दोनों केसेस में इलीगल माना जाएगा। बट जस्ट दैट वेयर सी इज नॉट अवेयर, तो इसको हम गिल्टी नहीं साबित कर सकते हैं इनकेस अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है तो। ठीक है, अगर अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होगा दैट आई एम गिविंग लोन टू ए सो दैट ए एंड बी स्टार्ट विथ स्टेशनरी बिजनेस, तो यहाँ पर सी को क्या पता था कि मैं ए को लोन क्यों दे रहा हूं? स्टेशनरी बिजनेस, तो ये चलेगा ना, तो इस केस में सी को गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांजैक्शन, जो गैम्बलिंग बिजनेस का अग्रीमेंट है। और जब सी ने ए को लोन दिया तो सी और ए के बीच में भी एक अग्रीमेंट बना होगा, तो इसको हम कोलैटरल ट्रांजैक्शन मानते हैं। ठीक है, रीड पॉइंट नंबर 2। अब देखो, नो एक्शन कैन बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। सेम एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सी को पता था कि उसने लोन क्यों दिया। ठीक है, तो सी ने किसको लोन दिया था? ए को लोन दिया था। ठीक है, सो दैट क्या ए एंड बी
गैम्बलिंग का बिजनेस कर सके, ठीक है। बाद में क्या हुआ, अब सी ने लोन दिया तो ए क्या करेगा, इसको रीपे करेगा। अब सपोज ए रीपे नहीं करता है तो सी ए को कोर्ट में ले जा सकता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी जो ट्रांजैक्शन था, सी और ए के बीच में भी जो अग्रीमेंट था या जो ट्रांजैक्शन था वो भी इलीगल था। तो क्या लिखा है, नो एक्शन कैन बी टेकन फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। कल को जाके ए इसको रीपे नहीं करता है, सो कैन सी टेक ए टू द कोर्ट, नो, क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी जो अग्रीमेंट था या जो ट्रांजैक्शन था वो भी क्या था, इलीगल था, ठीक है। एंड रीड द थर्ड अग्रीमेंट, थर्ड पॉइंट, सॉरी, ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है फ्रॉम केस बेस्ड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लिखा है, सम पार्ट इज इलीगल देन द होल अग्रीमेंट इज इलीगल, ठीक है। इफ द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लीगल पार्ट and the legal part can be enforced if it can be separated from the illegal part, ठीक है। सुनो, अब चलो पहले एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर ए इज अ लीगल मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन एंड इलीगली स्मगल्स गुड। तो यहाँ पर ए दो चीजें कर रहा है, दो बिजनेसेस कर रहा है, एक इलीगल और एक लीगल बिजनेस, करेक्ट। इलीगल बिजनेस कौन सा है, स्मगलिंग का, लीगल बिजनेस कौन सा है, कॉटन का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ए की। आगे देखो क्या हुआ, ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए मिस्टर बी प्रोमिसेस टू सुपरिटेंडेंट बोथ, मतलब बी प्रॉमिस करता है कि ये जो तुम्हारा ये दो बिजनेस है ना, मैं इसको सुपरवाइज करूंगा। कौन सुपरवाइज करेगा, बी, ठीक है। और बी सैलरी कितना लेगा, 50,000 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर बी का काम क्या है, सुपरविजन करना, और सुपरविजन के बदले वो कितनी सैलरी ले रहा है इससे, ए से कितनी सैलरी ले रहा है, 50,000। अब मुझे बताओ ये 50,000 में से इलीगल बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए कितना है और लीगल बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए कितना है, ये दिया हुआ है क्या कुछ क्लासिफिकेशन। सो कैन दिस बी सेपरेटेड, कैन दिस बी सेपरेटेड, द आंसर इज नो, ठीक है। दिस अग्रीमेंट इज वॉइड, द ऑब्जेक्ट ऑफ वंस प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन फॉर द अदर इज अनलॉफुल। मतलब क्या, ये जो 50,000 है, क्या आप मुझे इसका क्लासिफिकेशन दे सकते हो कि 25 इसके लिए हैं और बाकी के 25 इसके लिए हैं, ये ऐसा दिया हुआ है क्या कुछ। सो कैन दिस बी सेपरेटेड, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको एक ही अग्रीमेंट माना जाएगा। तो देखो कंटेंट में क्या लिखा था, इफ द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पार्ट देन होल अग्रीमेंट इज इलीगल। तो ये पूरे अग्रीमेंट को इलीगल ही माना जाएगा। तो अब आप ऐसा भी मानोगे कि इसमें तो लीगल बिजनेस भी था, पर क्या इसमें क्लासिफिकेशन दिया था, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, द आंसर इज नो। तो क्या लिखा है, इफ द इलीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पार्ट देन द होल अग्रीमेंट इज इलीगल, ठीक है। बट यही एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करके अगर मैं आपको बोलती हूँ, कॉटन बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए उसको 20,000 मिल रहे थे और स्मगलिंग बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए उसको 30,000 मिल रहे थे। तो आप इसमें आंसर क्या दोगे, जो कॉटन वाला 20,000 है वो लीगल कंसिडरेशन है और 30,000 वाला इलीगल है। तो क्या आप इसमें सेपरेट कर पा रहे हो, राइट। तो देखो अभी कंटेंट में क्या लिखा था, हाँ यहां से पढ़ो, इफ द लीगल पार्ट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट। तो यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल था, तो यहाँ पर जो लीगल है इसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं। कल को जाके बी इसको 20,000 की सैलरी नहीं देता है तो ही कैन टेक हिम टू द कोर्ट, राइट। वो कह सकता है कि भाई ये 20,000 जो थे वो तो मुझे कॉटन बिजनेस सुपरवाइज करने के लिए मिल रहे थे, तो क्या ही कैन टेक हिम टू द कोर्ट, द आंसर इज यस। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 50,000 कैसे बन रहे हैं, 20 इसके और 30 इसके, तो यहाँ पर सेपरेशन पॉसिबल है। तो आपका जो लीगल बिजनेस का है वो आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द इलीगल पार्ट। तो लीगल पार्ट को आप इन्फोर्स कर सकते हो। कल को जाकर वो आपको 20,000 की सैलरी नहीं देता है तो यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट। कल को जाके अगर वो आपको 30,000 की सैलरी नहीं देता है, कैन यू टेक हिम टू द कोर्ट, द आंसर इज नो, ठीक है। तो कल को जाकर इफ ही डज नॉट गिव यू 20,000, yes you can take him to the court। if he will not give you 30,000 you cannot take him to the court, क्योंकि कोर्ट आपको ही बोलेगा that how are you supervising smuggling business, right।
तो जहां पर सेपरेशन पॉसिबल है वहां पर लीगल पार्ट इन्फोर्सिबल होता है, ठीक है। नो नो, हाँ, सेवरेबल एंड नॉन सेवरेबल, करेक्ट। सेपरेशन के लिए यू कैन यूज द वर्ड वेयर इट इज सीवरेबल एंड वेयर इट इज नॉन सीवरेबल, ठीक है। रीड द थर्ड पॉइंट अगेन। अच्छा, एग्जाम्पल में पूरा ही क्यों बोला था कि अनलॉफुल है? क्योंकि 50,000 का क्लासिफिकेशन दिया था क्या? जहां पर क्लासिफिकेशन नहीं है वहां पर सीवरेबल है क्या? क्या आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो कि कॉटन का कितना, स्मगलिंग का कितना? नहीं, तो पूरा ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? इलीगल एंड वॉइड, ठीक है। ये एग्जाम्पल को हाईलाइट कर लो, इसका केस स्टडी बन सकता है। डन। जो भी इसमें एक पॉइंट है दैट विल डू इट ऑन मंडे, ठीक है। एंड देन वी विल ईदर डू दिस पार्ट, अग्रीमेंट्स व्हिच आर वॉइड, और वील स्टार्ट विद कोर्शन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स फ्राइडे सैटरडे या नेक्स्ट मंडे तक समझ लो कि यूनिट 3 भी हो जाएगा, विच कंप्लीट्स द एंटायर चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको जो कल टेस्ट भेजा था, यू कैन सबमिट इट टू मी बाय टुमारो आफ्टरनून मैक्स, उसके बाद आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। कल का जो टेस्ट है, यूनिट 5 का टेस्ट कब रखा था हमने? 15th of Feb को रखा था, राइट? इफ यू रिमेंबर, यूनिट 5 का टेस्ट इज ऑन 15th of Feb। यूनिट 1, 2 और 6 का आई एम कंसिडरिंग कि ये टेस्ट अब हो चुका है, यूनिट 1, 2 एंड 6, राइट। यूनिट 5 का टेस्ट कब होगा? 15th of Feb, ओके। कल जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा है इट्स रिलेट्स टू 2 and 6 यूनिट वाला टेस्ट पेपर था वो, राइट। चलो ठीक है, आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे नाउ।